हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से गिव साइंटिफिक रीजन सॉल्व करना हम लोग ने चालू किया था। और फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम लोग ने लास्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। गिव साइंटिफिक रीजंस का ये थर्ड वीडियो है और उसमें हम लोग 21 से 30 तक के जितने क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब जो 21 है वो है इट इज़ इसेंशियल टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो चेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन उसको कंट्रोल करना इसेंशियल है। ओके, इसका आंसर है इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट द न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड on an atom of uranium 235. It absorbs the neutron and converts into its isotope uranium 236. ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब यूरेनियम 235 पे हम लोग न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो वो उस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और वो उसके आइसोटोप में कन्वर्ट होता है जो है यूरेनियम 236। Okay, uranium 236 being extremely unstable converts into atoms of barium and krypton through a process of fusion releasing the three neutrons and 200 mega electron volt energy. ओके, सो यूरेनियम 235 से जो यूरेनियम 236 बना है उसका आइसोटोप वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और उसी वजह से वो बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ओके, फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक तो फ्यूजन होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं तो न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स स्प्लिटिंग होना और फ्यूजन मतलब कॉम्बिनेशन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन मतलब वो स्प्लिट हो रहा है। ओके, रिलीजिंग 3 न्यूट्रॉन्स एंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। जब वो स्प्लिट होता है उसका फ्यूजन होता है तो 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, द 3 न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन दिस प्रोसेस cause the fusion of 3 other uranium 235 atoms releasing more energy. ओके, सो यूरेनियम 236 के फ्यूजन में जो न्यूट्रॉन्स बने हैं उनमें फिर से फ्यूजन होके और 3 यूरेनियम 235 एटम्स फॉर्म होते हैं रिलीजिंग मोर एनर्जी। okay, the neutrons release in this reaction release more energy through the fusion of more uranium nuclei. Okay, this process of fusion of uranium 235 atoms continue and is called a chain reaction. Okay, so ये जो फ्यूजन रिएक्शन है यूरेनियम की वो कंटिन्यू चालू रहती है। ओके, यूरेनियम 35 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होगा। यूरेनियम 236 है वो बेरियम और क्रिप्टॉन बनाएगा, फिर उनसे उनका फ्यूजन होकर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होगी और ये प्रोसेस जो है वो चालू ही रहती है, इसलिए उसको चेन रिएक्शन बोला जाता है। okay, if not controlled this reaction leads to further fusion, further generation of neutrons and continuous increase in amount of energy which can be very dangerous. ओके, सो ये जो चेन रिएक्शन है वो चलती ही रहेगी तो बहुत सारे यूरेनियम फॉर्म होंगे, न्यूट्रॉन फॉर्म होंगे और उतनी ही एनर्जी भी रिलीज़ होती जाएगी और ये डेंजरस हो सकता है। ओके, सो देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन in nuclear power plant. Next question है, it is possible to produce energy from millivolt to megavolt using a solar photovoltaic cell. Okay, solar panels can be constructed by connecting solar photovoltaic cell in either series or in a parallels. ओके, जो छोटे छोटे सोलार सेल्स होते हैं उनको कनेक्ट करके एक सोलार पैनल बनता है। ओके, सो एक तो हम लोग सोलार सेल को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं और एक सोलार पैनल बनाते हैं। सीरीज़ मतलब क्या, तो सोलार सेल को एक के आगे एक ऐसे रखते जाना और पैरेलल मतलब आमने सामने रखना।
Okay, the combinations are done in a such a way that it can give the desired potential difference and the current. Okay, ठीक है. सोलार स्ट्रिंग्स आर देन मेड बाय जॉइनिंग द सोलार पैनल्स इन अ सीरीज. ओके, जब सोलार जो सोलार सेल से हम लोग ने जो सोलार पैनल्स बनाए हैं उनको हम लोग सीरीज में रखेंगे. ओके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग. सीरीज में मतलब एक के आगे एक रखते जाना. ओके, तो स्ट्रिंग सोलार स्ट्रिंग फॉर्म होती है. ओके, और व्हेन अ सोलार स्ट्रिंग्स आर जॉइन इन अ पैरेलल दे कॉल्ड सोलार एरे. ओके, सो ये जो सोलार स्ट्रिंग्स बन रहे हैं उनको आमने सामने रखने का मतलब पैरेलल रख के क्या बनता है, तो सोलार अरे बनता है. एक सोलार स्ट्रिंग से जितनी एनर्जी हम लोग को मिल रही थी, तो जब हम सोलार स्ट्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो जितनी एनर्जी मिल रही थी उससे डबल मिलेगी. ठीक है. सो देयरफॉर बाय प्रॉपर कॉम्बिनेशन इट बिकम्स पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी from a mini-volt to megavolt using the solar photovoltaic cells. Next, hydropower, solar energy and wind energies are called renewable energy. Okay, hydropower, solar energy and wind energy is obtained respectively from flowing water, solar radiation and flowing wind. Okay, सोलर एनर्जी किससे मिलती है, तो सोलर रेडिएशन से, सनलाइट से. विंड एनर्जी कैसे, तो फ्लोइंग जो विंड होती है उससे मिलती है. ठीक है. दिस सोर्सेस आर इनएग्जॉस्टिबल एंड सस्टेनेबल. इनएग्जॉस्टिबल मतलब हम उसका यूज़ करते जाएंगे फिर भी वो ख़त्म नहीं होंगे. ओके, और सस्टेनेबल मीन्स वो बहुत टाइम तक चलते रहेंगे. दे विल नॉट बी फिनिश. ठीक है. जैसे विंड एनर्जी है, विंड है, हम लोग विंड को यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो रही है क्या, नहीं. सनलाइट यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो रहा है क्या, नहीं. ओके, सो दे आर इनएग्जॉस्टिबल. On the other hand, the conventional energy sources such as coal and fossil fuels have limited reserves. ओके, जो कोल और फॉसिल फ्यूल्स है ओके वो लिमिटेड है. दे कैन नॉट बी रिन्यूड एंड मे गेट एग्जॉस्टेड इन अ फ्यूचर. ओके, हम लोग उसका जितना यूज़ करेंगे उतने ही वो ख़त्म होते जाएंगे और उनको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते. ठीक है. इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज अ रिन्यूएबल एनर्जीज. Next question is energy saving is a need of the hour. Okay, in modern civilization, continuous energy supply is needed for technology and development. Okay, आजकल की जो civilization है वो इतनी developed है तो हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके लिए कंटिन्यू एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होती है. ओके, एनर्जी हैज़ बिकम द बेसिक नीड फॉर मैन. Most of the energy used in India is obtained from the thermal power plant. ओके, इंडिया में जो हम एनर्जी मिलती है लाइक इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट पे बेस्ड है. सो फॉर दिस एनर्जी जनरेशन वेरियस फ्यूल्स आर यूज्ड. द कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड ड्यू टू द ओवर exploitation. These reserves are getting fast depleted. एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, तो हम लोग के नीड के लिए हम उसका एडवांटेज ले रहे हैं. ओके, सो इसकी वजह से जो कोल और फॉसिल फ्यूल का जो रिजर्व मतलब वो जितने भी है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं. द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग इन अ पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, हम लोग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल उसको बर्न करते हैं तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है. Okay, lots of research is being done in the field of green energy, but the tremendous human population is in a need of more energy. ओके, ग्रीन एनर्जी पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन वही इतनी है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. Hence, each and every person should save the energy as saving energy is a need of the hour. Okay, next one is earthworm is said to be farmer's friend. Okay, earthworm improves the quality of the soil like a water holding capacity, moisture and the content by burrowing into the soil and making
इट लूज एंड पोरस। ओके, सो ये जो अर्थवर्म होते हैं वो बरो मतलब वो जो मिट्टी होती है उसको डीग करते हैं, और उस डिगिंग की वजह से जो सॉइल होती है वो लूज़ हो जाती है और पोरस हो जाती है। और जब लूज़ और पोरस हो जाती है तो सॉइल की जो कैपेसिटी है, लाइक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसका मॉइस्चर या फिर उसका जो कंटेंट रहेगा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। ओके, अर्थवर्म्स एक्सक्रीटा इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, ये जो अर्थवर्म है उनका जो वेस्ट बनता है, उनका एक्सक्रीटा, उनकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर देयर डेथ दे गेट डिकम्पोज एंड एड ह्यूमस टू द सॉइल। ओके, जब वो मर जाते हैं और जब वो सॉइल में डिकम्पोज होते हैं तो उसकी वजह से ह्यूमस फॉर्म होता है। ओके, ह्यूमस एक प्रकार का एक सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह जब डिकम्पोज होता है प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म तो बनता है, और ये जो ह्यूमस होता है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसीलिए अर्थवर्म इज सेड टू बी फार्मर्स फ्रेंड। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल इज नॉट स्टेबल। ओके, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये इस आंसर में ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। द थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम इज़ नॉट देयर इन देयर बॉडी। ओके, अब ये थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम क्या है, तो जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग, हम लोग कैसे है, वार्म ब्लडेड है। ओके, हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, और हम लोग जहाँ भी जाएंगे उसके टेम्परेचर के हिसाब से हमारी बॉडी एडजस्ट भी कर लेती है। लेकिन ये जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता। ओके, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट एज़ पर द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ओके, वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा उसके हिसाब से उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है। ओके, देयरफॉर द बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉट मेंटेन एट अ कांस्टेंट लेवल इन रेप्टाइल्स। Next question is, our body irritates if it comes in a contact with a jellyfish. Jellyfish is a coelenterate that has a nidoblast bearing tentacles. अभी coelenterate बोल सकते या फिर coelenterate बोल सकते, बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। ओके, सो ये जो जेली फिश होता है उसमें नीडोब्लास्ट होते हैं बेरिंग टेंटाकल्स। ठीक है, दिस नीडोब्लास्ट इंजेक्ट टॉक्सिन टू पैरालाइज द प्रे एट द टाइम ऑफ फीडिंग। ओके, सो ये जो जेली फिश होते हैं उनकी शिकार करने के लिए जो आएगा तो उस प्रे को पैरालाइज करने के लिए वो जो निडोब्लास्ट होते हैं उनमें से एक प्रकार का टॉक्सिन सब्सटेंस इंजेक्ट होता है। ओके, व्हेन अ जेलीफिश कम्स इन अ कांटेक्ट विद आवर बॉडी दिस टॉक्सिन इज रिलीज्ड कॉजिंग द रिएक्शन टू अवर स्किन। सो इस जेलीफिश के कांटेक्ट में हमारी जब बॉडी आती है तो ये जो टॉक्सिन जो पॉइजनस सब्सटेंसेस वो रिलीज़ किया जाता है, और इसकी वजह से स्किन पे रिएक्शन होती है, और ये जो स्किन रिएक्शन होती है उसकी वजह से our body gets irritation when we comes in a contact with a jellyfish. Next question is, though tortoise lives on a land as well as in a water, it cannot be included in a class amphibia. अभी क्लास एम्फीबिया मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। ओके, लेकिन टॉर्टोइस क्या है, वो टॉर्टोइस लैंड पे रहता है, वाटर में भी रहता है, फिर भी उसको एम्फीबिया क्लास में इंक्लूड नहीं किया है। अब ऐसा क्यों है वो देखते हैं। इस आंसर में आपको ऐसे कैरेक्टर्स लिखने हैं जो एम्फीबियंस पे नहीं होते लेकिन टॉर्टोइस में है। ओके, when a tortoise lives on a land it respires with the help of lungs. When in a water it puts out the nares, that is nasal opening जिसको nostril भी बोलते हैं, out of the water and breathe. ठीक है, जो टॉर्टोइस होता है वो जब लैंड पे होता है तो वो लंग्स से ब्रीदिंग करता है, और जब वो वाटर में रहता है तो वो नॉस्ट्रल से ब्रीथ करता है। दे कैन नॉट टेक अप ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन अ वाटर। जो एम्फीबियंस होते हैं जब वो वाटर में रहते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व जो ऑक्सीजन रहता है वो लेते हैं, लेकिन टॉर्टोइस के केस में ऐसा नहीं है। इन बोथ द हैबिटेट दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ
lungs. In case of true amphibians, this is not the case. ठीक है. They can breathe in a water with the help of skin and on the land with the help of lung. जब एम्फीबियंस जब वाटर में रहते हैं तो वो स्किन से ब्रीदिंग करते हैं, और जब वो लैंड पे रहते हैं तो लंग्स से ब्रीथ करते हैं. लेकिन टॉर्टॉइड्स के केस में ऐसा नहीं है, वो बोथ हैबिटेट में लंग्स से ही ब्रीदिंग करता है. टॉर्टॉइज ऑल्सो हैव एक्सोस्केलेटन विच इज़ लैकिंग इन एम्फीबिया. ओके, टॉर्टॉइज में एक एक्सोस्केलेटन रहता है. ओके, टॉर्टॉइज का जो आउटर कवर रहता है, ठीक है, सो वो भी एम्फीबियंस में नहीं होता. सो इसी वजह से दो टॉर्टॉइज लिव्स इन अ लैंड एज वेल एज इन अ वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ क्लास एम्फीबिया. Next question is, probiotics have got more importance in a recent times. Probiotics are the milk product but contain active bacteria. ओके, प्रोबायोटिक्स क्या है, तो वो मिल्क प्रोडक्ट ही रहते हैं लेकिन उनमें एक एक्टिव बैक्टीरिया रहता है. फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बिफिडोबैक्टीरियम, बिफिडम एक्सेट्रा. दिस माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, ये जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं प्रोबायोटिक्स में, वो इंटेस्टाइनल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं. दैट इज़ इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग द डाइजेशन एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स. एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम. ओके, सो इंटेस्टाइन में जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको इंक्रीज़ करने का काम, और जो हार्मफुल माइक्रोब्स है, फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम, जिसकी वजह से डायरिया होता है, ओके, उनको उनकी पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने का काम ये प्रोबायोटिक्स करते हैं. प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स फॉर्म कॉलोनीज ऑफ यूज़फुल माइक्रोब्स इन एलिमेंट्री कैनाल एंड कंट्रोल द माइक्रोब्स and their metabolic activities, improve the resistance and lower the ill effects of harmful substances formed during the metabolic activities. metabolic activities को वो कंट्रोल करते हैं. जब metabolic activities के टाइम जो हार्मफुल बैक्टीरियाज बनते हैं, तो उन हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से जो इलनेस मतलब इल इफेक्ट होता है उसको भी कम करते हैं. यूज़फुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक्स. जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जो यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं. सो इनको एक्टिव करने का काम भी ये प्रोबायोटिक्स करते हैं. ओके, नाउअडेज प्रोबायोटिक्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो. जैसे मैंने बताया कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है लाइक क्लोस्ट्रीडियम, ओके, जिसकी वजह से डायरिया होता है. ओके, सो उस डायरिया के ट्रीटमेंट में भी प्रोबायोटिक यूज़ किए जाते हैं. और पोल्ट्री में भी जो चिकन्स होते हैं उनका जो फूड होता है उसमें प्रोबायोटिक्स ऐड किए जाते हैं ताकि चिकन्स की ग्रोथ हो सके. ओके, देयरफॉर द प्रोबायोटिक्स हैव गॉट मोर इम्पोर्टेंस इन रिसेंट टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स मेड यूजिंग अ कमर्शियल यीस्ट आर न्यूट्रिशियस. ओके, yeast produced for commercial use contain various useful content like a carbohydrate, fats, protein, various vitamins and minerals. Due to this, bread and other product produced with the help of yeast become nutritive. जो commercial yeast होता है उसमें यूज़फुल कंटेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वेरियस विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. उसकी वजह से इस कमर्शियल यीस्ट को यूज़ करके जो ब्रेड और अदर बेकरी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो न्यूट्रिशियस होते हैं या फिर न्यूट्रेटिव होते हैं. ओके, सो ये 30th क्वेश्चन था. इसके आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन. सो जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा.